हेलो बच्चों, सो वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। टॉपिक फॉर द डे इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये जो पूरा यूनिट है, इसको तुम लोग हर बार अलग अलग किसी नाम से जानते हो। कभी इसको तुम लोग नाम दोगे इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, कभी इसका नाम होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कभी कुछ और कभी कुछ और। एक्चुअल नेम ऑफ दिस कंप्लीट एंटायर यूनिट is theory of income output and employment. Actually, this is a book written by John Maynard Keynes, J.M. Keynes, the author, the actual father of मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी बुक के साथ स्टार्ट हुई थी ईयर 1937 में, जब 29 से 33 तक ग्रेट डिप्रेशन आया था। और इस पूरी बुक में, इस पूरे यूनिट में रादर, इट्स अ समरी ऑफ द एंटायर बुक। ये जो हम 3 चैप्टर का यूनिट पढ़ते हैं, इस पूरी यूनिट में, इस पूरे सारे तीनों चैप्टर्स में क्या हुआ था 1937 में, 1937 के पहले, 29 में अचानक जब डिप्रेशन आया था, उसके पहले क्या हुआ, उसके बारे में क्या इश्यूज थे जो माइक्रो इकोनॉमी फेस करती थी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो फेस करते थे, और उनसे उबरने के लिए कीन्स ने क्या सजेशन दिए थे। सजेशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको बहुत डिटेल में अगर हम इस चैप्टर में जाएंगे, तो यार दिस डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। पर ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की समरी है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हम इस चैप्टर को वो वाला पोर्शन कवर करते हैं हमेशा जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट नहीं। इस चैप्टर में एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम इस चैप्टर को उस तरीके से कवर कर रहे हैं, उस चैप्टर को उस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या क्या है देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट थिंग, लेट्स गो फॉर द चैप्टर प्लान कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सो वी हैव टू रीड, जल्दी से डिटेल देखो। वी हैव टू रीड एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट, दोनों हमें देखने ही देखना है। जब मैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स बोलता हूं, मतलब एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट साथ में आ जाएगा। देन कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन अगेन एक साथ ही आएगा, लेकिन उसका डेरिवेशन अलग है, इसलिए अपन उसको अलग से देखते हैं। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन से सेम, एंड लास्ट वन इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा ये डाउट पूछते रहते हैं, इनफैक्ट चलता ही रहता है पूरा टाइम कि डेरिवेशन कैसे होता है फ्रॉम सेविंग कर्व, सेविंग कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। आज वो डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। ये 4 टॉपिक के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी और एएस के कंपोनेंट, इसको समझते हैं एग्जैक्टली कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। देखो जल्दी से, एग्रीगेट डिमांड, इफ आई राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, थोड़ा इसको मेंटली सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के इस काम पे सोचो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता हो? एग्रीगेट सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड इन द इकोनॉमी। ध्यान से देखना, एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ all the goods and services demanded in the economy, all the goods and services demanded in the economy। एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में मैक्रो लेवल पे हम हमेशा चीजों को एस्टिमेशन करते हैं, एग्रीगेशन पे काम करते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। हम कैसे पता करेंगे यार पिन से एरोप्लेन से लेके कितने गुड्स बिके हैं? इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू कैलकुलेट इट। तो हमेशा याद रखना, इस चीज का कैलकुलेशन नहीं होता, एस्टिमेशन होता है। और एस्टिमेशन करने का सिंपल एक तरीका, हम ये पता कर लें कि कंज्यूमर ने कितनी डिमांड करी। एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, एक फर्म कितनी डिमांड करती है, गवर्नमेंट कितनी डिमांड करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितनी डिमांड करती है। सो रादर देन हम एक एक गुड को पिक करें कि यार कितने पेन बिके हैं, कितनी कार बिकी, कितनी कितने एरोप्लेन्स बिके हैं, कितने मोबाइल बिके हैं, कितनी सुई, कितनी पिन बिकी है, हम ऐसे करने जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा और हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम एग्रीगेट डिमांड को क्या लिखते हैं? एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर की डिमांड होती है, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड प्लस गवर्नमेंट डिमांड प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं export minus import. So what is AD? AD is C plus I plus G plus X minus M. ये याद रखना है. The question comes what exactly components of AD is. The question is write down the components of AD. Your answer would be AD is sum total of all the goods and services demanded in the economy, and all the goods and services means the component is C plus I plus G plus X minus M. ये बात याद रखना, C plus I plus G plus X minus M पूरा लिख के आना. मैं बार बार बताऊंगा इस बात को, ये कंपोनेंट्स ऑफ एडी होता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं, कीन्स ने क्या यूज करा था? तो
कीन्स ने यूज ये करा था कि कीन्स ने बोला यार चलो ठीक है, मैं तो अभी नया नया आया, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल, जहां पे ये देश, सारे देश इस मॉडल पे ही चल रहे थे, क्लासिकल मॉडल के हिसाब से 1929 के पहले तक, जब डिप्रेशन आया दुनिया में। मैं उसको दुनिया का डिप्रेशन इसलिए बोलता हूं क्योंकि यूरोपियन वर्ल्ड में सारी इकोनॉमी, यूरोपियन यूएस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है, जो मॉडर्न इकोनॉमी में आज पढ़ते हैं वो। तो उनके लिए वो जो डेवलपमेंट था वो हमारे लिए भी डेवलपमेंट बन गया। तो वो चेंजेस हम भी फेस कर रहे हैं, इसलिए ग्रेट डिप्रेशन हमें भी इन्फ्लुएंस कर गया। तो इसके पहले दुनिया में क्लासिकल मॉडल चलते थे, तो कीन्स ने बोला अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल, क्योंकि हमें उनकी गलतियां तो पकड़नी है। ये तो पूरा है, ये तो सच्चाई है। तो क्लासिकल मॉडल क्या मानते थे? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल, एन इकोनॉमी इज फर्स्ट लेसे फेयर इकोनॉमी, सेकेंड एन इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी, पहली कौन सी इकोनॉमी का नाम दिया क्लासिकल मॉडल ने? क्लासिकल मॉडल ने बोला इस इकोनॉमी हम लोग काम करेंगे वो लेसे फेयर इकोनॉमी होगी। लेसे फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट रोल, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, हटा दो गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने बोला इकोनॉमी में नहीं होगा, देश की पॉलिटिकल सिस्टम में होगा, बट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। और दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, मींस नो फॉरेन ट्रेड, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। ये क्लासिकल मॉडल का अजम्पशन हुआ करता था, जिसको हम टू सेक्टर मॉडल भी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में ये चीज समझी होगी, टू सेक्टर मॉडल वही होता है। सो अगर ये दो अजम्पशंस उनके हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल एडी क्या बचा? सी प्लस आई, बाकी कुछ है ही नहीं। सो एडी इज टेक्निकली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्यों हुआ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट? इसका लॉजिक समझो। इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिकल मॉडल का assumption are economy is always work with two sector model. So in our case economy is C plus I. Again क्वेश्चन आएगा कि एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? C plus I plus G plus X minus M। पर पूरे टाइम यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? C प्लस आई। पूरे चैप्टर में विल यूज C प्लस आई, कॉम्पोनेंट्स के टाइम पे C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। फिर हम आते हैं एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट पे। एडी का कंपोनेंट समझना अभी डिटेल बचा है, एडी के कंपोनेंट को हमें डिटेल में समझना होता है। हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा ही नहीं जाता, ना कोई तुमसे डिटेल में पूछेगा, क्योंकि उसका डिटेलिंग बहुत अलग है। समझाता हूं कैसे। एग्रीगेट सप्लाई को सीधा सा अगर हम समझे डिमांड की डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन द इकोनॉमी और प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। और ये डेफिनेशन तुम लोग एक बार और पढ़ चुके होते हो। उस डेफिनेशन का फ्रेमवर्क थोड़ा अलग होता है। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, याद करो डेफिनेशन। ग्रॉस फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, नेट फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री और द नेशनल बाउंड्री। हम पढ़ते हैं इसको नेशनल इनकम में। मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए हैं देश में, वही नेशनल इनकम होती है। सो एग्रीगेट सप्लाई को इसीलिए नेशनल इनकम बोला जाता है, या फिर वाई एन से रिप्रेजेंट करा जाता है। सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब इनकम को अगर हम सिंपली समझे, तो किसी भी इनकम का, चाहे नेशनल इनकम हो, पर्सनल इनकम हो, कोई भी इनकम हो, किसी भी इनकम के लॉजिकली दो ही कंपोनेंट होते हैं। इनकम या तो या इनकम सेव होती है। तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम कंज्यूम हो गया, सेव होगी, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम है। बस इसका कर्व बनाना भी बहुत आसान, इससे ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं। वाई सी प्लस एस? द इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव, देयर इज नो अदर एस्पेक्ट ऑफ द इनकम। इनकम का कोई और एस्पेक्ट नहीं होता। अब हम एडी समझते हैं, हमें एडी ही समझना पड़ेगा। अब एडी समझने के लिए सोचो, हमें दो चीजें समझनी। इफ यू वांट टू क्रिएट व्हाट एग्जैक्टली एडी इज, इफ यू वांट टू ड्रॉ कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सोचना, तो एडी कर्व के लिए हमें सी लगेगा, आई लगेगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन पहले समझ लेते हैं।
तो कंजम्पशन समझने का मतलब ही है कि हमें कंजम्पशन फंक्शन समझना पड़ेगा, जो तुम्हारे सामने पूरी डेफिनेशन लिख के आ गई। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज के आगे फंक्शन लग जाने का मतलब है उस चीज को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को हमें समझना है और उनके बीच का रिलेशन समझना है। याद करो डिमांड फंक्शन क्लास 11th, कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? कॉस्ट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम कंजम्पशन फंक्शन पे हैं। सो कंजम्पशन फंक्शन फंक्शन मतलब कौन से फैक्टर्स या फैक्टर कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो सीधा सा आंसर है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब कंजम्पशन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है? नेशनल इनकम। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली associated with, positively work with national income. मतलब with the increase in income, consumption increases. So consumption function is shows the positive relationship between consumption and national income. देखो डेफिनेशन लिखी हुई, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कंजम्पशन नेशनल इनकम का पॉजिटिव या डायरेक्ट फंक्शन है। नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। पर इस लॉजिक के साथ एक चीज और अटैच होती है, ये लिख के डेफिनेशन लिखना और लिखना बट according to Keynes psychological law of consumption, according to Keynes psychological law of consumption, कीन्स ने एक साइकोलॉजिकल लॉ दिया था। उसने बोला कंजम्पशन के साथ ऐसा नहीं होता कि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। देयर इज अ साइकोलॉजिकल लॉ अटैच्ड विद दिस। द वेरी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ इज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। एक 6 महीने का बच्चा होगा या एक 60 साल के बुजुर्ग या 90 साल के बुजुर्ग, कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर। आप कमाते हो, आप नहीं कमाते हो। इफ यू आर अर्निंग, यू पीपल आर अर्निंग, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस, स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ अस आर अर्निंग स्टूडेंट लाइफ बट स्टिल हैव सम कंजम्पशन विद यू। तुम्हारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ ना कुछ, क्या पूरे कंजम्पशन होगा। यू नॉट स्टॉप कंजम्पशन। वो कंजम्पशन कहां से आ रहा है? किसी और की सेविंग को डिसेव करके, हम उसको बाद में समझेंगे। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन, rate of growth of consumption is always less than rate of growth of income। मतलब जिस रेट पे कंजम्पशन बढ़ेगा उस रेट को हम इनकम के रेट से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें वो रेट कम दिखेगा। सीधा सा मतलब है इनकम ज्यादा पेस पे बढ़ेगी, कंजम्पशन कम पेस पे। एग्जांपल के साथ समझना कि जब कभी इनकम 10,000 है किसी की और वो कंज्यूम करता है मान लो 8,000, कम इनकम है वो 8,000 ही कंज्यूम कर पाता है, सेव नहीं कर पाता। मान लो उसकी इनकम कल को 1 लाख रुपए हो जाए, सो क्या उसको 80,000 कंज्यूम करने चाहिए? या उसकी इनकम 2 लाख हो जाए तो क्या उसको 1,60,000 कंज्यूम करने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोपोर्शन 80% के हिसाब से कंज्यूम करे। तुम लोग बोलोगे नहीं, अगर 1 लाख इनकम होगी तो हो सकता है वो 40,000 कंज्यूम करे। बढ़ा जरूर है कंजम्पशन, पर उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ता है। यार आपकी इनकम बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो स्टार्ट रादर सेविंग योर मनी देन कंजम्पशन। मैं क्यों कंज्यूम करूं, मैं सेव करना शुरू करूंगा। तो कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ता जरूर है लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ता, उसका रेट हमेशा इनकम के रेट से, रेट ऑफ ग्रोथ से कम होता है। इसी थीम पे अगर हम कंजम्पशन कर्व को बनाते हैं, कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करते हैं इन दोनों थीम के हिसाब से, तो हमारा कंजम्पशन कर्व कैसे निकल के आता है, क्या बन के आता है? तुम्हारे सामने बना हुआ है वैसे पूरा डिटेल कंजम्पशन कर्व। यहां पे हम पूरे चैप्टर में हमेशा इनकम लेंगे, यहां पे हम लेंगे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन शुरू कहां से हो रहा है? इनकम जब जीरो है तब कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। दूसरा, कंजम्पशन का रेट ऑफ ग्रोथ स्टीप नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इनकम Y1 से Y2 पे शिफ्ट हुई, इनकम का ग्रोथ हुआ, यहां से यहां बढ़ी, कंजम्पशन में चेंज आया, वो भी बढ़ी। पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन इज एक्चुअली लेस देन दिस इज चेंज इन कंजम्पशन, दिस इज चेंज इन इनकम। सो देखोगे तो इनकम का ग्रोथ ज्यादा है, कंजम्पशन का ग्रोथ कम है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ को हमने ग्राफ से प्रूव करा। तो कंजम्पशन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
और कंजम्पशन के ग्राफ के साथ एक इक्वेशन भी लगती है। वो इक्वेशन अभी तुम्हें सिर्फ लिखनी है, आगे बढ़ेगा चैप्टर तो इक्वेशन समझ में आएगा। C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, इसको याद रखना। कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, बी इज एमपीसी वाई, इसको अभी सिर्फ लिखना है हमें, हम इसको आगे जाके समझेंगे। तो दिस इज व्हाट कंजम्पशन कर्व इज। ये तुम्हारा आंसर होगा कंजम्पशन फंक्शन का। क्या होगा? दिस प्लस एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ का। ये अपने आप में एक 6 नंबर तक का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है इस टॉपिक के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ये मीनिंग डेफिनेशन कंजम्पशन फंक्शन की, ग्राफ याद रखना और चीजें याद रखना। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा? एडी, ध्यान रखना इस चीज को। अब इन्वेस्टमेंट, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैं डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बना देता हूं तो इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाम से जो समझ में आ रहा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब अंदर से इच्छा होती है टू इन्वेस्ट, और वो इच्छा कब होगी? जब पैसा होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इच्छा हो ना हो तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। ये इच्छा इसलिए होती है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, इसलिए नहीं कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्ट करेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें वेलफेयर करना है। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेलफेयर डन बाय गवर्नमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव डन बाय प्राइवेट सेक्टर। दिस इज इनकम डिपेंडेंट एंड दिस वन इज इनकम इंडिपेंडेंट। मतलब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम के बढ़ने पे बढ़ेगा, इनकम की कम होने पे कम हो जाएगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, इनकम बढ़ रही हो कम हो रही हो कोई मतलब नहीं। अब तुम ग्राफ देखोगे अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ बढ़ रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज स्ट्रेट लाइन विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेवल ऑफ इनकम। इनकम कोई भी हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हम आई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। सिंपल, 3 पॉइंट में इसका डिफरेंस बिटवीन आता है। ये 3 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। फिर बारी आती है एग्रीगेट डिमांड कर्व की, कि एग्जैक्टली एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा कैसे। हमने तो आई और सी अलग अलग पढ़ लिया है, तो यहां पे अब तुम्हारा समझ से ज्यादा कॉमन सेंस काम करना चाहिए। वो ये कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट यहां ऐसा क्यों बना? बहुत से बच्चों को डाउट होता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होगा। नहीं, यहां पे इन्वेस्टमेंट इसीलिए ऐसा बना क्योंकि शॉर्ट रन में, इसका लॉजिक सिर्फ शॉर्ट रन है। हमने जो दो चीजें पढ़ी इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस में, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो समझना जरूरी है। शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट चेंज हो ही नहीं सकता, ऑटोनॉमस तो वैसे भी चेंज नहीं होता। शॉर्ट रन में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी चेंज नहीं हो सकता। और कीन्स की पूरी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पे बनी थ्योरी है। कीन्स ने क्लियर एक स्टेटमेंट दिया था, इकोनॉमी ऑलवेज वर्क्स इन शॉर्ट रन, देयर इज नो लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन इकोनॉमी इज डेड। ये कीन्स का स्टेटमेंट था, नेट पे चेक करना कभी, तुम लोग ये बात समझ में आएगी। सो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में तो इन्वेस्टमेंट चेंज कर ही नहीं सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, शॉर्ट रन में कुछ चीजें कांस्टेंट होती, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स के हिसाब से। फिर हम आते हैं कंजम्पशन पे, तो कंजम्पशन कब यहां से स्टार्ट हुआ है इस फ्लो में? अच्छा, जरूरी नहीं कंजम्पशन का यहां से स्टार्ट हो, कंजम्पशन कब यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, तो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं कि मैंने ऊपर से स्टार्ट करा। कुछ लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, डन, यहां से स्टार्ट करोगे, डन। प्रॉब्लम ये आती है अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, ये कंजम्पशन ये इन्वेस्टमेंट, तो मैं हमेशा एक इश्यू रहता, बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर ना रखने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को हमेशा ऊपर से स्टार्ट करता हूं ताकि टेंशन ही ना रहे। क्या? तो ये हुआ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास कंजम्पशन है और मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरा कंजम्पशन कब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एक पैरेलल कर्व बन जाएगा known as aggregate demand will include C plus I, and this curve is actually parallel and the gap between the two is investment। क्योंकि कंजम्पशन कर्व कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, जितना उसमें हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हुई,
तो सी में हर बार ये वैल्यू ऐड हुई है, तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी, तो सी उतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो इन दोनों के बीच का गैप भी इन्वेस्टमेंट है। तो कोई तुमसे पूछेगा सिंपल एडी कर्व कैसा बनता है अलग से, तो एडी कर्व भी ऐसा ही बनता है जैसे कंजम्पशन कर्व बनता है। सिर्फ अंतर इतना है, एडी कर्व कंजम्पशन कर्व से ऊपर होगा। एडी ये बनाए तो कंजम्पशन डेफिनेटली यहां कहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ एडी बना रहे हैं तो हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। तो एडी कर्व कंजम्पशन कर्व से उतना ही ऊपर होगा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। एडी कर्व सॉरी ऐसा बनने वाला है। फिर बारी आती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, फिर दोनों एक साथ बना के बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अ 45 डिग्री कर्व। अभी मैंने बताया था इस एक्सिस पे अगर हम इनकम और इस एक्सिस पे हम एग्रीगेट सप्लाई लें, और दोनों एक ही तो वैल्यू है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को भी तो इनकम ही बोलते हैं, जिसको सी प्लस एस में डिवाइड होता है। तो जितनी इनकम होगी वो एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई ही होगी। तो इनकम अगर 10 रुपीज से बढ़ा है तो एग्रीगेट सप्लाई ही 10 रुपीज से बढ़ा है। तो ये कर्व एक 45 डिग्री कर्व बन जाता है। ये अलग से मेंशन मत करना अपने एग्जामिनेशन में कि 45 डिग्री कर्व है, ये सब तुम्हारी समझ के लिए। हमें डिग्री से कुछ लेना देना नहीं होता, बस इतना ही, ये दोनों साइड बराबर होंगे हमेशा से 45 डिग्री कर्व, क्योंकि दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज है। चलो, तो अगर मैं दोनों को एक साथ बनाऊं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हमेशा, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री कर्व, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हमें आगे पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ क्योंकि बन गया कर्व तो बता रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब बारी आती प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कैसे काम करने वाला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? दिस इज द मेजर इशू विथ 12th स्टूडेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अब तक रियलाइज नहीं हुआ है तो हो जाएगा कि तुम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी देखते देखते इस पूरे लेक्चर में तुमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ लिया है, सेफ भी पढ़ लोगे। अभी तक तुमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंप्लीट कर लिया और तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं। कैसे समझो? जब मैंने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन कितना चेंज होता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से रिलेट हो रहा है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। प्रोपेंसिटीज इकोनॉमी में टेंडेंसी को प्रोपेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। सो प्रोपेंसिटी हुआ टेंडेंसी। कंजम्पशन की टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी किसके हिसाब से? इनकम के हिसाब से। तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन को सी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बाय लिखता हूं, तो इसका ये मतलब होता है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कंजम्पशन की टेंडेंसी किसके हिसाब से? इनकम के हिसाब से। तो कंजम्पशन की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन की टेंडेंसी का मतलब हुआ कंजम्पशन इनकम के हिसाब से कितनी रिस्पॉन्ड करेगी। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन इनकम के हिसाब से कितना रिस्पॉन्ड करेगा। दोनों एक ही बात है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्चुअली कंजम्पशन फंक्शन ही है। मैं ये नहीं बोलूंगा सेम दिखता है या सेम जै, वो एक ही चीज है, वो अलग अलग चीज है ही नहीं। तुम उसको इस कान से पकड़ोगे तो कंजम्पशन फंक्शन, घुमा के पकड़ोगे तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बस इतना अंतर है। नाम, शब्द, वर्ड, अल्फाबेट्स चेंज हुए। कोई तुमसे पूछे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की इक्वेशन लिखो, तो तुम यही इक्वेशन लिख पाओगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की इक्वेशन ये है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन कंजम्पशन फंक्शन की ही डेफिनेशन है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का ग्राफ कंजम्पशन फंक्शन का ही ग्राफ है। सेम बात है, दोनों कुछ अंतर है ही नहीं। अब क्यों प्रोपेंसिटी मुश्किल लगता है? एक तो नाम, और दूसरे इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और साथ में सेफ के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये डिफिकल्ट लगता है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव एक साथ देख लेते हैं। क्योंकि हमें सेविंग फंक्शन लास्ट में अच्छे से समझना है डेरिवेशन के साथ, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताता हूं सेविंग फंक्शन के साथ कि अगर इनकम के दो प्रोपोर्शन होते हैं, या तो कंज्यूम या सेव। अगर मेरी इनकम है 100 रुपीज, जिसमें से कंजम्पशन हो गया 60, तो सेविंग बचेगा 40। मतलब अगर मुझे ये समझ में आ गया कि कंजम्पशन कितना है
तो बचा हुआ पोर्शन सेविंग होगा। ये इनकम का लॉजिक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर मैं पढ़ता जाऊं तो साथ में हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी समझ सकते हैं। सो बचा हुआ पोर्शन इज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब माय टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन जितनी भी होगी। सपोज मेरी टेंडेंसी है कंजम्पशन की, मेरी मतलब मेरी इकोनॉमी की, मेरे देश की एक टेंडेंसी होती है। सपोज टेंडेंसी ऑफ माय कंट्री इज 80%। वॉट एवर वी अर्न इन आर नेशन, 80% is consumed. This is a tendency of our nation. So in this tendency nature, propensity nature, मैं बोल सकता हूं the saving propensity of my nation is 20%। भाई मेरी अगर कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी हैबिट टेंडेंसी 80% है तो सेविंग कितनी हुई 20%। सो शुड आई रियली नीड टू गो एंड लर्न द सेविंग फंक्शन अगेन? आंसर इज नो। या तो सेविंग पढ़ लो या कंजम्पशन पढ़ लो, तुम दूसरा अपने आप निकाल लोगे। निकालना जरूरी है, अलग से पढ़ना क्यों? जब एक पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ लोगे ना। इसीलिए इस पूरे यूनिट में, चैप्टर में कंजम्पशन को प्रायोरिटी दे दी और सेविंग को बोला उससे डिराइव कर लो, क्योंकि उससे डिराइव होगा। दो दो चीजें डिराइव कैसे करोगे? और डिराइव करने का तरीका तो एक ही होगा ना, बचा हुआ कंजम्पशन, कंजम्पशन का बचा हुआ सेविंग होगा, सेविंग का बचा हुआ कंजम्पशन होगा। इसीलिए अलग से कभी कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, चलो अब आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम गोज विथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले मार्जिनल से शुरू करते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। सपोज किसी की इनकम है 100 रुपए, जिसमें से वो, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एक और लेते हैं, 80 रुपी कंज्यूम करता है, 20 रुपी सेव करता है। अब उसकी इनकम 1 रुपए से बढ़ गई। ये 1 रुपए से बढ़ी मतलब उसकी इनकम हो जाएगी 101। मैं भी ये नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं उसकी इनकम चेंज कितने से हुई? 1 रुपए से। हमें सिर्फ इतना समझना है, चेंज इन इनकम इज 1 रुपी। उस चेंज इन इनकम का वो 75 पैसा कंज्यूम करता है। 75%, 75 पैसा। तो वो कितना पैसा सेव करेगा? 25 पैसा। तो जब इनकम कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड होता है तो चेंज इन इनकम भी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? और अगर हम इसको 1 रुपए से कंपेयर कर दें, मतलब हमें मान ले कि मार्जिनल निकालते टाइम, और ये मानना भी पड़ेगा, हमेशा चेंज जो होगा वो 1 रुपी का ही होगा, 1 यूनिट का ही होगा। हमारे देश में रुपी चलता है, 1 यूनिट का ही होगा। हम ये मान ले, अज्यूम कर ले, और एजम्पशन करना जरूरी है। तो अगर ये चीज फिक्स हो गई तो हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मतलब 1 रुपए की इनकम चेंज, हमने मान लिया 1 रुपए ही इनकम चेंज होगी बस, दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, चार नहीं होगी। इनकम को हम 1 रुपए के चेंज से निकाल के देखेंगे कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया 1 रुपए के हिसाब से 75 पैसा का सीधा मतलब है 75% इनकम कंज्यूम हो रही। हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया और कुछ नहीं देता मार्जिनल। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब 1 रुपए का कितना पोर्शन कंज्यूम हो रहा है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 1 रुपए का कितना पोर्शन सेव हो रहा है, इक्वल्स टू कितना होगा? 1 रुपए ना। 1 रुपए का पोर्शन कंज्यूम हुआ, 1 रुपए का पोर्शन सेव हुआ, तो ये 1 रुपए के बराबर होगा। एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज 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 इक्वल्स टू 1। और एक क्वेश्चन आता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के बराबर क्यों होता है? इसका एक लाइन का ही आंसर है, क्योंकि वी टेक एमपीसी आउट ऑफ 1 रुपी इनकम, वी ऑलवेज कंसिडर चेंज बाय 1 रुपी। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर दिस कि 1 रुपए का चेंज हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये हुई एक लॉजिकल बात। दूसरा, इसका डेरिवेशन कैसे लिख सकते हो तुम लोग? इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है जो अलग से कभी पूछा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीजें कवर होती है, 12 मार्क का पूरा यूनिट है, तो अलग से नहीं पूछा। वो ये कि चेंज इन इनकम इज चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। इफ विल डिवाइड बोथ द साइड बाय चेंज इन इनकम, दोनों साइड को अगर चेंज इन इनकम से डिवाइड करें तो दिस कैंसिल दिस, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इसको हम कैसे रीड करेंगे? चेंज इन कंजम्पशन विथ चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग विथ चेंज इन इनकम, सेविंग का चेंज इनकम के चेंज के साथ, कंजम्पशन का चेंज इनकम के चेंज के साथ। तो ये क्या हो गया? 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस। इसको फिर से रीड करना, इनकम के चेंज होने पे सेविंग कितना चेंज हुआ है, इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है। अगर मैं इस चीज को न्यूमेरिकली लिख पाऊं तो ये ऐसा लिखा जाएगा कुछ 75 आउट ऑफ 100
प्लस 25/100 इक्वल्स टू 1। सोचो ये 1 के बराबर ही आएगा। जो अभी अपन एग्जाम्पल लिया, 100 में से 75 खर्च हो गए, 100 में से ये खर्च हो गए। इनकम में कितना चेंज हुआ है? अगर मैं इसको 1 के हिसाब से ले लूं तो 0.75 आएगा। जो भी आएगा ये हमेशा 1 के बराबर ही आना है, कुछ भी वैल्यू ले लो, कितनी भी इनकम चेंज कर लो। So MPC plus MPS is always equals to 1. It cannot never exceed 1. फिर आते हैं APC प्लस APS के साथ। इतना ही आसान है, सिर्फ थोड़ा ट्रैक ऑफ द माइंड को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से कंजम्पशन को एमपीसी और एमपीएस पे जो हमने निकाला, सेविंग और कंजम्पशन को, एपीसी और एपीएस जो है वो एवरेज लेते हैं। मतलब जहां हमने मार्जिनल में देखा वो चेंज को कंसीडर करता है, एवरेज जो है वो टोटल को कंसीडर करता है। जिस तरीके से मार्जिनल चेंज कंसीडर कर रहा है, एवरेज जो है वो टोटल कंसीडर करता है। मतलब टोटल इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम होगा। जैसे मान लो टोटल इनकम है 200 रुपीज, इसमें से 160 कंज्यूम होते हैं तो 40 सेव हो जाते हैं। अभी तक हम क्या ले रहे थे? चेंज इन इनकम। अब हम क्या ले रहे हैं? टोटल। मतलब इनकम इक्वल्स टू, अच्छा ये इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कंजम्पशन कंजम्पशन प्लस सेविंग हो जाएगा। अगर हम बोथ द साइड वापस इनकम से इसको डिवाइड कर दें, इस बार हम चेंज इन इनकम नहीं ले रहे हैं, हमने दोनों साइड को फिर से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? दिस कैंसिल दिस, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस। सो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी इज ऑलवेज अगेन ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वो भी 1 के बराबर ही होगा। दिख रहा है? सी कितना कंजम्पशन हुआ आउट ऑफ इनकम, कितना सेविंग हुआ आउट ऑफ इनकम। अब इन दोनों में अंतर समझना। यहां पे मैं एमपीसी भी लिख देता हूं, इसको 1 लिख देते हैं। 1 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, सॉरी सी बाय वाई एस बाय वाई, और यहां मैं लिख देता हूं 1 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब दोनों में अंतर समझो, इसको हटा देते हैं। दिस इज एपीसी प्लस एपीएस, दिस इज एमपीसी प्लस एमपीएस। अंतर क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन। मतलब ये चेंज कंसिडर कर रहा है, ये टोटल कंसिडर कर रहा है, इतना ही अंतर है। दोनों एक के बराबर होंगे। और फिर इसके जब हॉट्स की क्वेश्चन पाएंगे तब और हमारे लिए क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में से कौन एक से ज्यादा हो सकता है, कौन एक से कम हो सकता है। बट दिस इज व्हाट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर्स डेफिनेशन के साथ मैंने बताया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कौन सी चीज को हम प्रोपेंसिटी बोलते हैं। अब कुछ हॉट्स जिस पे प्रोपेंसिटीज जो जिसके कंफ्यूजन रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कोशिश करना इन हॉट्स के क्वेश्चंस के आंसर खुद दे पाओ, ठीक है? ये हॉट्स क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है पूरे पोर्शन का, चैप्टर का जो मेन जिस्ट है उसको समझने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज, कैन एमपीसी बी मोर देन 1? क्या एमपीसी एक से ज्यादा हो सकता है? आंसर इज नो। मैं एक एक करके आंसर लिखा। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज नो। कभी एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीसी एक एक का ही तो डिफरेंस हम ले रहे हैं। तो जब एक से चेंज निकाल रहे हैं तो एक से ज्यादा कैसे हो पाएगा? ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, कैन एमपीएस भी नेगेटिव? सोच के देखना इस चीज को। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज, बहुत से बच्चे इसके कंफ्यूजन में रहते हैं, आंसर नहीं है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं 1 रुपए इनकम बढ़ने पे सेविंग कितना बढ़ेगा? 1 रुपए इनकम बढ़ने पे सेविंग हमेशा बढ़ेगा ही, सेविंग कम नहीं होने वाला, ठीक है? तो इसका भी आंसर हो गया एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर आता है कैन एमपीसी बी जीरो? आंसर इज नो। कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ के हिसाब से एमपीसी जीरो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा जरूर। किस रेट पे बढ़ेगा दैट इज नॉट द इश्यू, बट बढ़ेगा जरूर। फिर आता है कैन एपीएस बी नेगेटिव? क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज, सोचना, आंसर इज यस। कैसे?
क्या कभी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो सकती है? आंसर इज यस। क्या कभी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है? आंसर इज डेफिनेटली यस। दोनों चीजें पॉसिबल है। कैसे? हमने पढ़ा जब इनकम लेवल जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होता ही है। मान लो कुछ कंजम्पशन हो गया 40 रुपीज, तो स्टार्टिंग में मान लो इनकम है 10 रुपए और कंजम्पशन है 40 रुपीज, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो एक से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब सोचो अगर हमारा एवरेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम अगर 1.5 है, एपीसी, और मैंने बताया एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो 1.5 प्लस मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए? तो मुझे करना पड़ेगा -0.5। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर कंजम्पशन सेविंग से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, कंजम्पशन सेविंग से ज्यादा है, और जितनी ज्यादा है मतलब कितनी ज्यादा, एक के हिसाब से देखो तो 0.5 ज्यादा दिख रही है मुझे। कंजम्पशन अगर इनकम से, सॉरी, कंजम्पशन अगर इनकम से ज्यादा है और जितनी ज्यादा है उतना कंजम्पशन आया कहां से? जब तुम्हारी इनकम ही 1 रुपए है और तुम कंज्यूम ज्यादा कर पा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया? वो एक्स्ट्रा पैसा आया सेविंग को डिसेव करके। मतलब अगर ये 1.5 है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है 0.5, ये कहां से आया? -0.5 से। मतलब तुमने अपनी सेविंग को डिसेविंग करा तभी पॉसिबल है, नहीं तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन एक से ऊपर होगा, सेविंग उतनी ही नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब डिससेविंग, मतलब एपीसी नेगेटिव हो सकता है। कितना हो सकता है? इस बात का आंसर हमेशा रखना, जितना कंजम्पशन एक से ज्यादा है। एपीसी जितना एक से ज्यादा है उतना ही नेगेटिव होगा एपीएस। नेक्स्ट इज, कैन एपीसी बी मोर देन 1? यस, अभी मैंने बताया जितना ज्यादा, ये अटैच्ड क्वेश्चन है। यस, एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही एपीएस नेगेटिव होगा। द नेक्स्ट इज, कैन एपीएस बी जीरो? हाँ भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है। और जीरो कब होगा? जब एपीसी 1 होगा। जब एपीसी 1 हो गया तो एपीएस की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिला के वापस से 1 बनेंगे। और कंजम्पशन अगर पूरी स्पेंड हो गई, इनकम पूरा कंजम्पशन में स्पेंड हो गया, तो सेविंग हुई नहीं। सेविंग ही नहीं हुई तो एस बाय वाई की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली जीरो, तो वो जीरो हो जाता है। देन कैन एपीसी बी, अच्छा एक और बचा, कैन एपीसी बी इक्वल्स टू एपीएस? यस, ये भी पॉसिबल है। दोनों मिला के 1 होने वाला है तो 0.5 तो हो ही सकता है। ये तो बस एक हॉट्स का क्वेश्चन था, इसीलिए इसको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट इज, कैन एमपीसी बी इक्वल्स टू एमपीसी? यस, ये भी पॉसिबल है। दोनों 0.5 प्लस 0.5 हो सकते हैं। सो एमपीसी प्लस एमपीएस और एपीसी प्लस एपीएस दोनों की वैल्यू 0.5 होगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हॉट्स के क्वेश्चन के साथ ही समझ में आता है कि एपीसी एपीएस भी वर्क कैसे करते हैं, इनका बेसिक वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर क्या होता है। अब आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से, इसलिए कि एक एक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक, वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, y माइनस सी इक्वल्स टू एस। बस इसको समझ लिया किसी ने, तो इसी का अलग अलग वर्जन, अलग तरीके से प्रेजेंट करने को ही डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व बोलते हैं। समझना, एक कंजम्पशन कर्व जब बनता है तो वो यहां से स्टार्ट होता है। ये हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होने वाला है, नोन एज सी बार। फिर एक कर्व का स्लोप होता है। कर्व का स्लोप मतलब सी प्लस बी वाई, जो अपन ने पहले लिखा था, सी बार प्लस बी वाई, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें से सी बार क्या है? जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है। अब ये बी क्या है? बी इज एमपीसी, मतलब जिस रेट पे कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, उसको हम एमपीसी बोलते हैं। उसी पे तो कर्व ड्रॉ होगा। तो हमारा कर्व को ड्रॉ करने के लिए में क्या क्या चाहिए कि हमारा कर्व शुरुआत कहां से हो रही है, प्लस इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन कितना हर बार चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, मैं इसको नंबर फॉर्म में लिख देता हूं। सी इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8 वाई,
इसका मतलब क्या है, हमारा कर्व स्टार्ट कहां से होगा, 50 से, और हर बार इनकम चेंज होने पे कंजम्पशन 80% चेंज हो जाएगा। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो हमारा कंजम्पशन कर्व बनता चले जाएगा, जैसे जैसे मैं इनकम लिखते जाऊंगा कंजम्पशन कर्व बन जाएगा। अगर मुझे सेविंग कर्व लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा, जितना मेरा कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है जीरो इनकम पे, सेविंग कर्व उतना ही जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव से उतना ही जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा -50 प्लस इसका रेट ऑफ ग्रोथ। अगर इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन जो है वो 80% चेंज होता है, तो सेविंग मेरा बाय डिफॉल्ट 20% चेंज होगा। इतना ही डेरिवेशन है। जितना कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव से है, सेविंग उतना ही नेगेटिव से है, और जिस रेट पे कंजम्पशन बढ़ रहा है उसी रेट के हिसाब से 1 से माइनस कर दोगे तो बचा हुआ सेविंग ग्रो करेगा। तो सेविंग कर्व की इक्वेशन क्या बनी, ध्यान देना, सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी बार, ये सी बार है तो ये माइनस सी बार है, जितना पॉजिटिव उतना ही है नेगेटिव, प्लस 1 - बी वाई। 1 - बी क्यों, क्योंकि बी एमपीसी है तो 1 - बी क्या होगा, 1 - एमपीसी मतलब एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर सेविंग कर्व का ग्रोथ रेट बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, चेंज एमपीसी से हो रहा है, कंजम्पशन कर्व का सॉरी, तो सेविंग कर्व का किससे रिप्रेजेंट होगा, 1 - बी से। कंजम्पशन कर्व होता है 50 से शुरू, और वो बी के हिसाब से ग्रो कर रहा है, एमपीसी का ग्रोथ है। तो सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा, -50 से, और उसका ग्रोथ रेट कितना होगा, 1 - बी, दैट इज एमपीएस। इस यही है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा, इसका आंसर की फ्रेमवर्क कैसा है, वो एक बार देख लेते हैं इसके आंसर के फ्रेमवर्क की। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ द आंसर। Now, there are various steps to be taken to derivation of saving curve on the say saving curve from the different curve, consumption curve from saving curve. अब देखो यहां पे डेरिवेशन हुआ है, तुम्हें दो डेरिवेशन दिख रहे होंगे कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस। तुम ढंग से देखोगे तो एक डेरिवेशन तुम्हें दिखेगा कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तुम दोनों कर्व को समझो एक बार। एक कर्व बना हुआ है, ऊपर सेविंग नीचे कंजम्पशन। तुम कंजम्पशन से सेविंग या सेविंग से कंजम्पशन कर्व, दोनों से कोई भी कर्व निकाल सकते हो। कैसे, कंजम्पशन कर्व जहां पे इनकम के बराबर आया, सेकंड वाली लाइन को, अगर सेकंड वाले कर्व को ढंग से देखोगे तो जहां कंजम्पशन कर्व इनकम के बराबर आया है उसके पहले देखो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। जितना कंजम्पशन ज्यादा है उतना ही सेविंग कर्व नेगेटिव एरिया में चला गया। जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर आ गया, जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को देखोगे, कंजम्पशन और इनकम बराबर, तो सेविंग वहां पे जीरो आ गया। जब पूरी इनकम कंज्यूम हो जाएगी तो सेविंग इज जीरो। और उसके बाद जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो क्या हो रहा है, जब इनकम बहुत ज्यादा है कंजम्पशन से बढ़ती जा रही है तो बचा हुआ एरिया क्या होगा, बचा हुआ एरिया कहलाएगा सेविंग। तो दिस इज हाउ डेरिवेशन दोनों का दोनों से निकल सकता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का कोई अलग से स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं होता। चलो नेक्स्ट। तो क्या हमने देख लिया, अच्छा इसको मैं एक बार ग्राफ पे बता देता हूं इस चीज को, ताकि और क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ग्राफ के साथ और क्लैरिटी आएगी इस चीज में। यहां पे दिस इज कम, दिस इज कंजम्पशन, ये बराबर हो गया, और जितना ये इनकम कंजम्पशन के बराबर हुआ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है सेविंग का, उतना ही नेगेटिव से स्टार्ट होगा और यहां पे आके बराबर हो जाएगा। ये गैप को हम डिसेविंग बोलते हैं, इस गैप को भी हम डिसेविंग बोलते हैं। इस गैप को हम सेविंग बोलते हैं तो इस गैप को भी हम सेविंग बोलते हैं। यहां पे बन गया y इक्वल्स टू सी, यहां पे बन गया s इक्वल्स टू जीरो। देखो y इक्वल्स टू सी जहां पे होगा, इनकम पूरी कंज्यूम हो जाएगी तो सेविंग को जीरो ही होना पड़ेगा। सेविंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा एडी और एएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा एडी के कंपोनेंट्स का, एएस के कंपोनेंट पूछे ही नहीं गए आज तक बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो। फिर हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मैच करती है।
कंजम्पशन फंक्शन, मीनिंग लिखेंगे हम, एक इक्वेशन लिखेंगे, कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ लिखेंगे और कंजम्पशन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन जब भी पढ़ना है उसके साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी पढ़ के रखना है। दो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक आध बार, दो तीन बार, कभी कभी 6-7 साल के पेपर में इंडिविजुअल और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो उसको अपन ने अलग से पढ़ लिया है, उसका इस पूरे से कोई लॉजिक नहीं है। फिर हमने पढ़ा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, इसको पढ़ने के लिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन है, और हमें उसके हॉट्स के क्वेश्चन को समझना है जो काम आते हैं। फिर हमें पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पढ़ना, इसका आंसर बुक में भी लिखा होता है, सब में लिखा होता है, उसका डेरिवेशन याद रखना, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, वाई माइनस सी इक्वल्स टू एस। दिस इज, इस कॉन्सेप्ट पे पूरे कर्व का डेरिवेशन आ जाता है। बाकी तुम लोग देखा हुआ है डेरिवेशन कैसे हम निकाल रहे हैं। डेरिवेशन वो इक्वेशन से ही मांगता है, इक्वेशन और ग्राफ, ये दो का डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। तुम अंदर जो लिखते हो इक्वेशन और ग्राफ को एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग सो केयरफुली। थैंक यू बच्चों। कोई भी डाउट होगा, टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज ओपन फॉर यू टू आस्क द डाउट्स। थैंक यू।